तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शिक्षण विद्या शिक्षण रीति विज्ञान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेंगे। तो इसके अंदर जितने क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करेंगे। हेराल्ड बुक का बस 19 क्वेश्चन है, जितने भी है वो क्वेश्चन करीबन आपको 500 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा मैं इनके। तो आगे देखिए दोस्तों, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति है विज्ञान से हुई है। अंग्रेजी शब्द में साइंटिया शब्द का तात्पर्य होता है जानना होता है। सबसे प्राचीन वैज्ञानिक और तकनीकी मानवीय क्रियाकलाप पाए गए हैं मेहरगढ़ में पाए गए हैं। शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ऋषि सुश्रुत को जाना जाता है। खगोल विज्ञान का ऐतिहासिक उल्लेख मिला है, ऋग्वेद मिला है। शरीर के प्रमुख चक्रों का ज्ञान का श्रेय जाता है ऋषि पतंजलि को जाता है। चंद्रशेखर वेक्टर रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 28 फरवरी 1930 को दिया गया था। विज्ञान शिक्षण आवश्यक है, तो ये आपके तथ्यों को खोज अनुसंधान हेतु है। बालकों के विज्ञान दृष्टिकोण के विकास हेतु है। छात्रों में रूढ़िबद्ध तथ्यों पर आधारित चिंतन हेतु है। उपयोग सभी के है। विज्ञान के द्वारा व्यक्ति सचेत व क्रमबद्ध काम करने वाला बनता है। उपयोग कथन किसका? तो आर्मस्ट्रॉन्ग का है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहला ग्रह गति का निरूपण किसने किया था? तो जॉन्स केपलर ने किया था। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार किए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है? तो कुछ सब्जियां फल होती है, सही रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को पढ़िए। तो यहाँ देखिए, मैंने क्रियाकलाप को योजना कितनी अच्छी बनाई है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या क्या लगा। तो उत्तर दिए गए 4 प्रश्नों में उत्तरों में होगा, तो बच्चों के और शिक्षकों दोनों का आंकलन होगा। नीति एवं व्यापक पद जिसकी शास्त्रीय भाषा को कहते हैं। नीति एक व्यापक पद है जिसकी शास्त्रीय भाषा को व्यरचना कहते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में व्यरचना का अर्थ होता है शिक्षण में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन एवं पूर्व नियोजन होता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था लेमार्क व वीरेनस ने किया था। साइंस एंड कॉमन सेंस पुस्तक लेखक कौन है? तो कॉन्ट जेम्स बी है। अगर देखिए दोस्तों, कक्ष अध्यापन के प्रारंभ में छात्रों की मनस्थिति का निर्माण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह कक्षा के शिक्षार्थी सहभागिता को सहज साध्य बनाती है। कक्ष में शिक्षार्थियों की मनस्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक? अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व। कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने का तरीका होता है। तो उनको परिप्रश्न पूछना, बीच बीच में छात्रों को पाठ्य पुस्तक विषय पर अपने विचार प्रकट करते रहना, पाठ्य पुस्तक के संबंधित व्यवहारिक उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करना, छात्रों को भी इस हेतु प्रोत्साहित करना उपयोग सभी रहेगा दोस्तों। सामान्य शिक्षण विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है तो सांस्कृतिक अनुशासनात्मक और सामाजिक उपयोग सभी होता है। छात्र सूची बना सकते हैं, से प्राप्त उद्देश्य होता है कौशल का होता है। छोटी कक्षाओं में विज्ञान के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि है। शिक्षण के दौरान शिक्षक प्राप्त द्वारा प्रदान किए जाने वाले तत्कालिक लक्ष्य होते हैं तो ज्ञान कौशल अवबोध उपरोक्त सभी होते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, बालक शिक्षण के पश्चात कोडेटा व नॉन कोडेटा अंतर कर स्पष्ट कर देता है। तो उसमें किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति होती है? अवबोध की होती है दोस्तों, ठीक है ना। बालक क्रमबद्ध रूप से सोचने, विचारने, परीक्षण करने व सही निर्णय लेने की योग्यता रखता है। जिससे प्राप्त उद्देश्य होता है तो इसे अभिवृत्ति का होता है, ठीक है ना। वह विधि जिसमें अध्यापक स्वयं पथ प्रदर्शक रहकर छात्र की त्रुटियां सुधारने कार्य करता है तो अन्वेषण विधि के अंदर करता है। विज्ञान विधि का लक्ष्य होता है तर्क शक्ति का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं का निवारण करना उपयोग सभी रहेगा दोस्तों। छात्र जो विज्ञान मेलों, विज्ञान प्रदर्शनी, क्लबों में भाग लेता है उससे किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? अभिरुचि की होती है। उद्देश्यों की प्रकृति होती है तो मनोवैज्ञानिक होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य होते हैं तो प्रकृति वातावरण में रुचि विकसित करना तथा उनको बनाए रखना, छात्र की सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक, कौशलात्मक, मानसिक शक्तियों का विकास करना, स्वस्थ आदतों का निर्माण करना तथा छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना उपयोग सभी रहेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है आपका। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है तो इसके ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक में किया है। क्रियात्मक पक्ष का उपवर्गीकरण किया है तो सिम्पसन ने किया है। क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध होता है कौशल और सारी क्रियाओं से होता है। बालक उत्सर्जन तंत्र का मॉडल बनाने सक्षम है, वह उद्देश्य के किस पक्ष के अंतर्गत आता है? क्रियात्मक पक्ष के अंदर आता है। उद्देश्य पूर्व नियोजन लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करने अथवा क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है
तो खुद कथन किसका है? तो जॉन ड्यूबी का, ठीक है ना, जॉन ड्यूबी का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के साधन होते हैं वैज्ञानिक भ्रमण, यात्रा करना, विज्ञान क्लब जाना, विज्ञान मेले और प्रदर्शनियाँ दिखाना, उपरोक्त सभी रहेगा दोस्तों। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहा परिभाषित किया जा सकता है, तो विद्यालय तथा कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो भावनात्मक क्षेत्र आपका सीखने का क्षेत्र रहेगा दोस्तों। व्यवहार का करना पक्ष खालिस्तान में आता है, तो सीखने के गति क्षेत्र के अंदर आता है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है, तो एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। संसाधन प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। एक विद्यार्थी निम्नलिखित 3 गुण ABCD प्रदर्शित करता है, व्यक्तित्व के 3 क्षेत्रों के अनुसार है। पानी का उपयोग करते हुए इसे बर्बाद नहीं करता है, पानी का रासायनिक सूत्र जानता है, पानी के नमूने का आयतन सही मापता है। तो इसके अंदर आपको दोस्तों रहेगा आपका, इसके अंदर पहला आपका भावनात्मक रहेगा, दूसरा आपका ज्ञानात्मक रहेगा, तीसरा आपका मनोगतिक रहेगा। बच्चों के नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका होता है, तो विद्यार्थी के सामने परिस्थिति रखकर उसे निर्णय लेने के लिए कहना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो गत्यात्मक उद्देश्य के अंदर आता है आपका व्यवस्थापन आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गत्यात्मक उद्देश्य के अंदर नियंत्रण आता है दोस्तों, नियंत्रण आता है। प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों तथा प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो BS ब्लूम के द्वारा किया गया था। व्यवहार का संयोगात्मक पहलू निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो सीखने के भावनात्मक पक्ष से संबंधित होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर देखें प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने क्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती है, और जीवन के पर्यावरण से बेसरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये सभी उद्देश्य रहते हैं। निम्नलिखित में से किसके प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो इसके अंदर विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि की बात करें तो व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे प्रमुख विधि होती है। कार्टर गुड के अनुसार मौखिक उद्बोधन द्वारा शिक्षण करते हुए छात्रों को विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना होता है। व्याख्यान विधि के आधारभूत लक्ष्य होते हैं प्रेरित करना, स्पष्ट करना, पुनरीक्षण करना, विस्तृत करना, अनेक छात्रों को एक ही समय पर ज्ञान, तथ्य, सिद्धांत और अन्य सूचनाएं प्रदान करना। व्याख्यान विधि के विश्लेषण प्रक्रिया का विश्लेषण देखें तो उद्देश्य प्रस्तावना, पहले उद्देश्य, उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उदाहरणों का प्रदर्शन, उदाहरणों पर विचार करना, प्रश्नोत्तर करना, निष्कर्ष निकालना। व्याख्यान विधि से शिक्षण के पूर्व शिक्षक को शिक्षण के बिंदुओं का चयन करके अपने विचारों का पूर्ण केंद्रण शिक्षण के दौरान उस प्रकरण अथवा शिक्षण बिंदु के आसपास ही रखना चाहिए जिससे विद्यार्थी को ध्यान भ्रमित न हो। व्याख्यान विधि गुण देखें, समय की बचत होती है, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु होती है, अनुशासन, छात्रों में प्रेरणा, विचारों का प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध रूप से होता है, प्रकरण का संदर्भ तथा सारांश बताने में उपयोगी होती है। व्याख्यान विधि के दोस्त देखें, अमनोवैज्ञानिक विधि है, व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा होती है, छात्र निष्क्रिय अवस्था में रहता है, पूर्णतः शिक्षक केंद्रित विधि है, छोटे बालकों तो अनुपयुक्त है, शिक्षण विज्ञान शिक्षण उद्देश्य के प्रतिकूल है, मंदबुद्धि बालकों के लिए अनुपयुक्त विधि है, ठीक है ना। उसके बाद प्रदर्शन विधि की बात करें, अध्यापक द्वारा छात्रों के सम्मुख प्रयोग का प्रदर्शन एवं उसके संबंधित पक्षों की व्याख्या करना। प्रदर्शन विधि का आधार मूर्त से अमूर्त होता है। अध्यापक द्वारा प्रदर्शन व व्याख्या से छात्र व शिक्षक दोनों सक्रिय अवस्था में रहते हैं। यद्यपि इस विधि में शिक्षण में अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो शिक्षण बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों को विद्यार्थियों के समक्ष उचित रूप से प्रस्तुत करें ताकि इस विधि को शिक्षण में सफलता प्राप्त हो। प्रदर्शन विधि की आवश्यकता तो देखें तो प्रदर्शन मेज की आवश्यकता होती है, प्रदर्शन के लिए उपयुक्त साधनों की आवश्यकता होती है, प्रदर्शन कक्ष पूर्णतः व्यवस्थित उचित स्थान प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रदर्शन के साथ अध्यापक को छात्रों को व्यवस्थित कर स्पष्टीकरण सारांश भी अंकित करवाना होता है। प्रदर्शन विधि के विभिन्न सोपान देखें, प्रदर्शन के लिए उचित प्रकरण का चुनाव करना, आवश्यक सामग्री का एकत्रीकरण करना, प्रदर्शन से पूर्व प्रदर्शन कक्ष में संसाधनों की उचित व्यवस्था करना, प्रदर्शन से पूर्व उपकरण की जांच करना, छात्रों को उचित रूप से प्रदर्शन एवं व्याख्या देना, श्यामपट्ट पर प्रयोग का व्याख्यान करना, सारांश को श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों की पुस्तिका में अंकित करवाना, निष्कर्षों का निरीक्षण करना। प्रदर्शन विधि के गुण देखें तो प्रदर्शन विधि के सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक आधार है, स्पष्ट व स्थायी ज्ञान होता है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, समय की बचत होती है, कम खर्चीली है, बालक की मानसिक और प्रयोगात्मक शक्तियों का विकास होता है। प्रदर्शन विधि के दोष देखें, व्यक्तिगत भिन्नता के लिए स्थान नहीं है, समस्त शिक्षण बिंदुओं के लिए उपयोगी नहीं है, अध्यापक की योग्यता पर आधारित है, अधिक छात्र संख्या के लिए उपयोगी नहीं है, खर्चीली विधि है, अधिक समय की आवश्यकता होती है। उसी तरह अनुसंधान विधि बात करें, विधि के खोजकर्ता आर्मस्ट्रॉन्ग है, रिस्कोस ग्रीक शब्द है अर्थात टू डिस्कवर अर्थात खोज करना,
अनुसंधान विधि के नाम से जानी जाती है। इस विधि के आधार पर छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बालक के तार्किक जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, जिस बालक में खोजी प्रवृत्ति का विकास हो, बालक समस्या को देखकर विभिन्न प्रयासों द्वारा समस्या को हल खोजने की कोशिश करता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार बालक को कम से कम बताना चाहिए था, अधिक से अधिक उन्हें खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अनुसंधान विधि निर्माणात्मक विधि है, सूचनात्मक विधि है। हेमले के अनुसार अन्वेषण विधि के सोपान देखिए, समस्या का कथन, तथ्यों का निरीक्षण करना, सारणीकरण करना, उपकल्पना कथन, उपकल्पना, परीक्षण और निष्कर्ष। अन्वेषण विधि के अंतर्गत अध्यापक छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक और निरीक्षणकर्ता का कार्य करता है। बालक विभिन्न माध्यमों से तथ्यों का एकत्रीकरण कर समस्या का समाधान करने का कार्य करता है। अन्वेषण विधि के गुण देखिए, स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, मनोवैज्ञानिक विधि है, स्थायी ज्ञान का प्रश्न होता है, श्रम के महत्व का विकास होता है, गृह कार्य से छुटकारा मिलता है, शिक्षा बोधगम्य रुचिपूर्ण होती है। अन्वेषण विधि के दोष देखिए, छोटी कक्षा के छात्रों के लिए अनुपयुक्त है, अनुभवी किसी की आवश्यकता होती है, अधिक समय की आवश्यकता होती है, जन शिक्षा असंभव है, खर्चीली विधि है, मंद बुद्धि बालकों के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त है, पाठ्य निश्चित समय पर पूर्ण नहीं होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रयोगशाला विधि की बात करें। प्रयोगशाला विधि विज्ञान शिक्षण की अति महत्वपूर्ण विधि है, पूर्णतः करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थायी ज्ञान की प्रवृत्ति का विकास होता है। प्रयोगशाला विधि के देखें, सिद्धांतिक पक्ष देखें, तथ्य, नियम, सिद्धांत, मान्यता, विचारधारा है। व्यवहारिक पक्ष, तथ्यों को निश्चित करने की विधियां हैं। प्रयोगशाला विधि के सोपान स्टेप देखें। प्रयोगशाला निर्देशिका प्रदान करना, प्रयोगशाला निर्देशन, जिसमें प्रयोगों की सुव्यवस्थित रूप से किस प्रकार करें बताना चाहिए। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक को सर्वप्रथम प्रयोगों को छात्रों को श्यामपट्ट पर व्याख्यान के साथ समझाना चाहिए, तत्पश्चात उसको शिक्षक द्वारा प्रयोग करके दिखाना चाहिए। तत्पश्चात छात्र अपने स्तर पर प्रयोग को कर प्रेक्षण को लिखता है। तत्पश्चात जिनका मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, शिक्षक को मूल्यांकन व प्रेक्षण से संबंधित सारणी व सूत्र श्यामपट्ट पर बनाकर समझाना चाहिए। प्रयोगशाला की विधि गुण है, करके सीखने सिद्धांत पर आधारित है, छात्र पूर्णतः सक्रिय रहता है, स्थायी ज्ञान का प्रश्न होता है। मनोवैज्ञानिक विधि, छात्रों में श्रम का महत्व होता है, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति होती है। दोष की बात करें, सभी शिक्षण बिंदुओं की उपयुक्त नहीं है, खर्चीली विद्या, योग्य अध्यापक की आवश्यकता होती है, अधिक समय की आवश्यकता होती है, भयानक दुर्घटना की आशंका रहती है। प्रोजेक्ट विधि की बात करें, इस विधि के जन्मदाता सर विलियम किलपैट्रिक या जॉन डीवी के छात्र थे। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन और सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि छात्र संबंध, सहयोग और क्रियाविधि द्वारा सीखते हैं। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस विधि के अंतर्गत किसी समस्यात्मक प्रकरण को मुख्य मानते हुए किसी छात्र अथवा छात्र समूह को परियोजना कार्य के अंतर्गत विभिन्न तथ्यों को समाज अपने आसपास एकत्रित करते हुए समस्या को निष्कर्ष निकालना होता है। योजना विधि के अंदर मनोवैज्ञानिक आधार देखें, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और भाव का नियम होता है। योजना विधि के प्रकार देखें, व्यक्तिगत छात्र के व्यक्तिगत विकास होता है, सामाजिक छात्र के सामाजिक विकास होता है। WH किलपैट्रिक के अनुसार परियोजनाओं का वर्गीकरण देखें तो इसके रचनात्मक, कलात्मक, समस्यात्मक तथा समय कार्य होता है। इसके अंदर देखें, परियोजना के सोपान, स्थिति का निर्माण करना, समस्या के प्रकरण का चयन करना, समस्या मुद्दों पर विचार विमर्श करना, परियोजना कार्य के लिए तथ्य एकत्रित करना, योजना कार्य का मूल्यांकन करना, निष्कर्ष व रिकॉर्ड का एकत्रीकरण करना। परियोजना विधि गुण देखिए, मनोवैज्ञानिक विधि है, छात्र सक्रिय अवस्था में रहता है, थॉर्नडाइक के तीन नियमों का अनुसरण होता है, पाठ्यवस्तु का स्वाभाविक परिस्थितियों में शिक्षण होता है, करके सीखने सिद्धांत पर आधारित है, पाठ्यपुस्तक से हटकर ज्ञान का प्रश्न होता है। क्या हो गया ये देखिए, इसके अंदर पाठ्यपुस्तक हटकर ज्ञान का संप्रेषण होता है। परियोजना विधि के दोष की बात करें तो इसके अंदर खर्चीली विधि, अधिक समय की आवश्यकता होती है, परीक्षा कार्यक्रम के प्रतिकूल होती है, अधिक बच्चों के लिए अनुपयोगी है, समस्त पाठ्यक्रम के लिए अनुपयोगी है, अध्यापक का कार्यभार अधिक होता है, प्रत्येक बालक के ज्ञान का मूल्यांकन असंभव है। परियोजना विधि बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करने हेतु उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर हेतु उपयुक्त विधि है, परंतु इसका शिक्षण औपचारिक शिक्षण के साथ हो अथवा बालकों का अवकाश समय से इसे मूल्यांकन बनाया जा सकता है। ऐतिहासिक विधि की बात करें, यहाँ पर यह तकनीकी और दिशा निर्देशों पर समुच्चय है जिनका उपयोग इतिहासकार इतिहास के अनुसंधान तथा लेखन के लिए करता है। इस विधि के अंतर्गत बालकों को किसी प्रकरण या समस्या के ऐतिहासिक संदर्भ में परीक्षा करवाकर उसके विभिन्न तथ्यों में विकास के क्रम को छात्रों के समक्ष रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और आधार पाठ्यपुस्तक के ऐतिहासिक पक्ष को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना, प्राचीन काल से लेकर आज तक विज्ञान के विकास क्रम को छात्रों के समक्ष क्रमबद्ध रूप से उजागर किया जाता है। विज्ञान शिक्षण में इस विधि का मात्र सिद्धांतिक महत्व है। ऐतिहासिक विधि गुण देखें, छोटे बालकों के लिए बहुत उपयोगी विधि है, छात्रों को आलोचनात्मक रूप से चिंतन विकसित करने में सहायक विधि है, पूर्व विज्ञान संस्कृति वैज्ञानिकों के प्रति आदर का भाव विकसित करती है। इस विधि द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास संभव हो पाता है। इस विधि द्वारा छात्रों के शिक्षण संबंधी गतिविधियों में रुचि बढ़ती है। ऐतिहासिक विधि की बात करें
ऐतिहासिक विधि का अवगुण है तथ्यात्मक ज्ञान देना असंभव होता है, वर्तमान के संदर्भ में अधिक उपयोगी विधि नहीं है, विषय वस्तु का गहनता से अध्ययन संभव नहीं है, प्रत्येक प्रकरण का प्रशिक्षण इस विधि का द्वारा संभव नहीं है, यह विधि पूर्णतः शिक्षा पर आधारित होती है, सत्यापित तथ्य ज्ञान की आवश्यकता इस विधि में विद्यमान रहती है, ऐतिहासिक विधि का प्रयोग एक पूरक विधि के रूप में किया जाता है। समस्या समाधान विधि की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्व मेथड शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली रुकावट या बाधा को समस्या कहा जाता है। विज्ञान विषय का शिक्षण स्वयं में विभिन्न समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया है। योक्कम व सिम्पसन के अनुसार समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्य में किसी कठिनाई का अनुभव होता है। योक्कम व सिम्पसन कहते हैं समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी कार्य में कठिनाई का अनुभव होता है। समस्या के संदर्भ में सबसे पहले बात यह है कि जब अपना हल मांगती है, अर्थात उसको एक चुनौती के रूप में लिया जाता है। समस्या समाधान के सोपान देखें। समस्या की प्रकृति का निर्धारण करना, संबंधित सूचना या आंकड़ों एकत्रीकरण करना, आंकड़ों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण करना, मूल्यांकन व निष्कर्ष निकालना और निष्कर्षों का परीक्षण करना। समस्या का स्वरूप देखें तो बालकों के लिए अर्थपूर्ण और रोचक होती है, दैनिक जीवन से संबंधित होती है, विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंधित छात्रों की आवश्यकता से उत्पन्न होती है, पृष्ठभूमि आधारित होती है, स्पष्ट परिभाषा होती है, छात्रों के स्तर व परिवेश के अनुकूल होती है। विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान प्रक्रिया का प्रभाव क्षेत्र देखें। समस्या प्रस्तुत करते हैं, छात्रों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, अनुपरिचित से परिचित तथ्यों के प्रभाव किया जाता है, समस्या का परिचित रूप में वर्गीकरण किया जाता है, अमूर्त तथ्यों से समस्या का समाधान किया जाता है और समस्या समाधान हो जाती है। समस्या समाधान विधि में अध्यापक बालकों का सही पथ पर प्रदर्शन करता है तब बालक को विभिन्न तथ्यों को सही रूप में व्यवस्थित कर समस्या समाधान खोजता है। रॉबर्ट गेने समस्या समाधान विधि के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। समस्या समाधान विधि गुण देखें। मनोवैज्ञानिक विधि है, छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास होता है, शिक्षक छात्र संबंधों का विकास होता है, बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है, बालकों में स्थायी ज्ञान का प्रेषण होता है, बालकों में चिंतन जिज्ञासा और गुणों का विकास होता है, बालक विभिन्न तथ्यों की खोज में सक्षम होता है। समस्या समाधान विधि के दोष की बात करें, लंबी व धीमी प्रक्रिया है, अधिक समय की आवश्यकता होती है, पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक विधि अनुपयुक्त है, मंदबुद्धि बाल छात्रों व निम्न रुचिकर छात्रों के लिए अनुपयोगी विधि है, अध्यापक का कार्यभार अधिक व खर्चीली होती है। ठीक है ना। आगमन विधि की बात करें, आगमन विधि ज्ञान की उत्पत्ति विकास पर आधारित होती है। इस विधि के अंतर्गत बालकों को नवीन तथ्यों सूत्रों के निर्माण के लिए अग्रसर किया जाता है, जिसमें बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इस विधि में सत्य को शाश्वत व परिवर्तनीय नहीं मानकर यह माना जाता है कि मनुष्य अपने प्रयत्न, बुद्धि और विवेक के द्वारा ज्ञान का सृजन करता है। इस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान अधिक ठोस व स्थायी होता है, अर्थात जिस प्रकार चने का बीज द्विबीजपत्री होता है, मूंग मटर उड़द बीज की द्विबीजपत्री अर्थात समस्त दाने द्विबीजपत्री अतः समस्त द्विबीजपत्री पादप लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। अतः उदाहरण के द्वारा स्पष्ट है कि उक्त विधि से शिक्षण करते समय विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर आना होता है। शिक्षण विधि की बात करें, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, उदाहरण से नियम की ओर होता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर होता है। आगमन विधि गुण देखें। प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित स्मृति केंद्रित नहीं है, छात्रों के आलोचनात्मक व निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण सूत्रों की खोज करने में होता है, छात्र सक्रिय रहते हैं, अभ्यास व स्वप्रयास के अवसर प्रदान करता है, गत्यात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। आगमन विधि के दोष की बात करें, प्रत्येक छात्र आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, विश्लेषण करने में असमर्थ होता है, पक्षातपूर्ण निष्कर्षों की संभावना होती है, अधिक खर्चीली विधि, अधिक समय और अधिक संभावना होती है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगमन निगमन विधि के अंतर की बात करें, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान की ओर परिचित होती है, यह विधि तस्मान्य से विशिष्ट की ओर परिचित होती है, यह प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर अग्रसर होती है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर अग्रसर होती है, इसका उदाहरण से नियम की ओर होती है, नियम से उदाहरण की ओर होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है, निगमन अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है, यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर अग्रसर होती है। इस आधारभूत रूप से सत्य को परिवर्तनशील व अनुभव के साथ विकसित होते मानती है, इसका आधारभूत रूप से सत्य को शाश्वत व परिवर्तनीय मानती है। यह निगमन विधि है, अध्ययन की श्रेष्ठ विधि है, यह अध्ययन की श्रेष्ठ विधि है, यह भी निगमन विधि अध्ययन की श्रेष्ठ विधि है। निगमन विधि के अंदर अनुसरण का मार्ग होता है, यह अपेक्षा करता है मनोवैज्ञानिक विधि है तो स्मृति केंद्रित होती है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है तो अवबोध केंद्रित होती है, छात्रों को स्वतंत्र चिंतन का अवसर मिलता है, और निगमन विधि के अंदर स्वतंत्र चिंतन का अवसर नहीं मिलता है। यह विधि छात्र केंद्रित आगमन विधि छात्र केंद्रित क्योंकि इसके छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, निगमन विधि यह शिक्षक केंद्रित होती है क्योंकि इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहते हैं। यह छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। आगमन विधि या इस विधि के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं किया जाता है। इस विधि आगमन विधि के द्वारा बालकों के तार्किक शक्ति का विकास होता है, इसमें तार्किक शक्तियों या आधारित ज्ञान तथ्यों पर याद करना होता है। इस आगमन विधि या विधि पूर्व ज्ञान को उपयोगी बनाती है, यह पूर्व ज्ञान का इस विधि में कोई उपयोग नहीं होता है। निगमन विधि की बात करें, यह विधि गणित विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है। इस विधि के सामान्य से विशिष्ट तथा सूक्ष्म स्थूल की ओर बढ़ते हैं। आधार इस विधि में मानसिक प्रयोग के आधार पर ज्ञान से अर्जित करना होता है, गेन नॉलेज बाई नॉलेज। जब इस विधि में अध्यापक छात्रों को सूत्र बताकर विभिन्न उदाहरणों द्वारा छात्रों के शिक्षण बिंदु से अवगत करवाता है तो सभी सूत्रों का सत्यापन छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर उदाहरण द्वारा समझाना बालकों के स्तर के अनुकूल
हर स्थिति नहीं होता है, तब बालकों को पहले सूत्र प्रकरण को समझाकर उदाहरण द्वारा इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। निगम विधि के शिक्षण की बात करें, सामान्य से विशिष्ट की होती है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की होती है, उदाहरण से नियम की होती है, ज्ञात से ज्ञात की होती है, अज्ञात से ज्ञात की होती है, और सूक्ष्म से स्थूल की होती है, ठीक है ना। निगुण विधि की बात करें, निगुण विधि गुण की बात करें, समस्या समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने के लिए उपयुक्त विधि है, छोटी कक्षाओं के मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी है, संक्षिप्त विधि है, समस्याओं का समाधान निर्धारित समय के अंतर्गत होता है, शिक्षण के लिए सुगम विधि है, निष्कर्ष शुद्ध होते हैं, स्पष्ट संक्षिप्त होते हैं। निगुण विधि के दोष की बात करें, यह विधि अवैज्ञानिक विधि है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करती है, इस विधि में रुचि जिज्ञासा को स्थान नहीं है, यह विधि पूर्णतः शिक्षक पर आधारित होती है, इस विधि में चिंतन अन्वेषण व तर्क को स्थान नहीं है, अर्जित ज्ञान अस्थायी अस्पष्ट होता है, यह विधि में छात्र में स्वयं प्रयास परिश्रम जैसे गुणों का विकास नहीं करती है। उसके बाद से देखें सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा विधि के अंतर्गत किसी प्रकरण या मुख्य बिंदु को समस्या मानकर विभिन्न शिक्षक समूह छात्र समूह बनाकर चर्चा की जाती है, ताकि समस्या को विभिन्न पहलुओं में देखा जा सके। आधार यह विधि आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत प्रधारित है, एरी ओवरस्ट्रीट द्वारा सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किया गया था। सामूहिक चर्चा विधि के प्रकार की बात है। सामूहिक चर्चा विधि दो प्रकार की होती है, सार्वजनिक चर्चा तथा शैक्षिक चर्चा। सामूहिक चर्चा की विधि के उद्देश्य देखें, आधुनिक विज्ञान के शैक्षिक उद्देश्यों में छात्रों से अवगत कराना होता है, समूह परिचर्चा द्वारा इसका मूल्यांकन व उसमें आवश्यक संशोधन करना होता है। सामूहिक चर्चा विधि के गुण देखें, समस्या का समाधान करना होता है, छात्रों में चिंतन तार्किकता अनुसंधान प्रवृत्ति का विकास करना होता है, छात्रों में खोज प्रवृत्ति के विकास को नवीन नियमों सूत्रों की स्थापना करनी होती है, एक समस्या को विभिन्न वैचारिक पहलू प्रदान करता है। सामूहिक चर्चा विधि के दोष देखें, वाद विवाद के दौरान कुछ भी पक्ष उभर कर आते हैं, सभी सदस्य समान रुचि से भाग नहीं लेते हैं, छात्रों में भ्रमण शक्ति उत्पन्न हो जाती है, समूह चर्चा कभी कभी विवाद का रूप धारण कर लेती है। वैज्ञानिक विधि की बात करें, किसी भी समस्या का निराकरण के लिए विज्ञान के अनुरूप एक क्रमबद्ध प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। मैकगुइगन के अनुसार वैज्ञानिक विधि ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसका उपयोग सभी वैज्ञानिक विद्वानों के द्वारा अपनी समस्या का हल खोजने के लिए किया जाता है। जॉन डीवी कहते हैं कि वैज्ञानिक विधि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है, छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास को दर्शाती है। वैज्ञानिक विधि मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करता है, जिससे बालक अपनी बुद्धि एवं विवेक के अनुसार स्वयं अपनी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम हो सके। इस विधि का प्रयोग अन्य विधियों के साथ करने में शिक्षण को अधिक रुचिकर व सुगम बनाया जाता है। वैज्ञानिक विधि के चरण की बात करें तो समस्या समाधान, आवश्यक आंकड़ों व्यक्तिकरण, कल्पित समाधान का निर्माण, कल्पित समाधान के निरीक्षण, कल्पित समाधान में उचित संशोधन, कल्पित समाधान में निष्कर्ष निकालना, कल्पित समाधान को प्रमाणित स्थापित करना। वैज्ञानिक विधि के महत्व की बात करें, वैज्ञानिक विधि विज्ञान के शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित होती है। आगमन विधि इस तरह छात्रों में भ्रमण व मेहनत की प्रवृत्ति का विकास कर छात्रों में स्वयं समस्या समाधान करने के योग्य बनाती है। वैज्ञानिक विधि गुण की बात करें, वस्तुनिष्ठ पूर्णतः निष्पक्ष पूर्वाग्रह मुक्त अध्ययन होता है, अध्ययन में निश्चितता गुण पाया जाता है, पूर्णतः प्रमाणिक स्थापित ज्ञान का प्रश्न होता है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, परिणाम तथा निष्कर्षों में सामान्यीकरण की विशेषता होती है, स्थायी ज्ञान का प्रशिक्षण होता है, छात्रों के विषय के प्रति रुचि जागृत होती है, विभिन्न कौशल और छात्रों की योग्यता का विकास होता है। वैज्ञानिक विधि के दोष की बात करें, सभी परिस्थितियों में इस विधि द्वारा अध्ययन संभव नहीं है, प्रत्येक बालक बोध ज्ञान के स्तर का पता लगाना असंभव होता है, अधिक समय की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण हेतु गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, सीमित समय में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना संभव नहीं है। समूह शिक्षण विधि की बात करें, समूह शिक्षण विधि का लक्ष्य छात्रों के विषय विशेषज्ञों द्वारा सटीक महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करना होता है, उनको विषय में रुचि और उनकी योग्यता कौशल के विकास करें। इस विधि में योग्य अध्यापकों व छात्रों का समय बनाया जाता है, जिससे किसी समस्या या प्रकरण पर चर्चा की जाती है। यह विधि अध्यापकों में पाठ्यक्रम को बांटकर शिक्षण कार्य को सरल बना दिया जाता है। इस विधि में शिक्षण और शिक्षण कार्य समय पर पूर्ण हो जाता है, छात्रों को रुचिकर अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। सर्वप्रथम 1954 में अमेरिका में इसका प्रयोग किया गया था। समूह शिक्षण विधि का आधार होता है शिक्षण के नियोजन और क्रियान्वयन के दायित्व एकाकी शिक्षक का नहीं होकर पूर्ण संपूर्ण शिक्षक समूह का होता है। समूह शिक्षण के गुण देखें, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने में सफल होते हैं, एकांकी शिक्षण पर संपूर्ण पाठ्यक्रम का भार नहीं है, छात्रों का योग्य शिक्षकों द्वारा अध्ययन किया जाता है, शिक्षक और छात्र दोनों की योग्यता दक्षता में सुधार होता है, मुख्य बिंदुओं के साथ उप बिंदुओं में भी ध्यान केंद्रण होता है। समूह शिक्षण दोष की बात करें, योग्य अध्यापकों के अभाव में समूह निर्माण असंभव होता है, कई अवरोध और तत्व ऐसे तत्व जो वाद विवाद शिक्षण कार्य में अड़चन होते हैं, अधिक उपकरणों की आवश्यकता में खर्च विधि होती है, प्रमाणिक विधियों में विपरीत होती है, उत्तरदायित्व के अभाव में शिक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति असंभव होती है। कंप्यूटर सहानुदेशन देखें, कंप्यूटर असिस्टेंट इंटरेक्शन के कहते हैं ना, कंप्यूटर सहानुदेशन। कंप्यूटर अनुदेशन का तात्पर्य उस स्थिति से जहाँ कंप्यूटर विद्यार्थी जो कंप्यूटर शिक्षार्थी को एक निश्चित प्रस्तावित पाठ्य वस्तु के माध्यम से अधिगम मूल्यांकन प्रदान करता है। वर्तमान परिवेश में कंप्यूटर सहानुदेशन शिक्षा का प्रमुख अंग है, बालक को रुचिकर शिक्षण प्रदान करता है, अनुसंधान कार्य में योगदान देता है और छात्रों को स्वयं मूल्यांकन को योग्य बनाता है। कंप्यूटर सहानुदेशन की विधियाँ मोड कहलाती है। कुछ आवश्यक मोड देखें, इसके पुनर्अभ्यास एवं अभ्यास होता है, ट्यूटोरियल होता है, अभिरूपता होती है, प्रतिमानीकरण होता है, समस्या समाधान होता है, शैक्षिक खेल होते हैं।
कंप्यूटर अनुदेशन में आवश्यक विशेषज्ञ होते हैं प्रोग्रामर, कंप्यूटर इंजीनियर व सिस्टम्स ऑपरेटर होते हैं। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया देखिए 1995 में लॉरेंस टालूरो तथा डेनियल डेविस ने इसके शिक्षण के लिए 2 प्रमुख विधियां बताई थी। पूर्व अनुवर्ग शिक्षण, होनहार विशिष्ट बालकों का चयन कर उन्हें कंप्यूटर शिक्षण प्रदान करना। अनुवर्ग शिक्षण, छात्रों से संबंधित तथ्यों की जानकारी कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करवाने के पश्चात बालकों का कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन करवाना। कंप्यूटर अनुदेशन के लाभ देखें। इससे छात्र अधिगम को स्थापित कर सकते हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष शिक्षण का अनुभव करवाता है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए भी उपयोगी है, उचित मोड के चयन से उचित लक्ष्य की प्राप्ति होती है, दूरगामी शिक्षण के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर अनुदेशन खर्चीली विधि है, सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए उपयोगी नहीं है, बालकों के शरीर व मस्तिष्क का प्रभाव पड़ता है, छात्र शिक्षक अंत्यक्रिया का अंत होता है, बालकों में सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होता है, बिजली व्यवस्था के अभाव में उपकरण का कोई कार्य नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके वो करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।